मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है। जो टेम्परेचर है, सेलिनिटी है, डेंसिटी है, सन की जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, मून है, विंड्स हैं, इन सब का प्रभाव होता है ओशन के पानी के अंदर मूवमेंट को लाने के लिए। अब ये पानी इन सारे फोर्सेस की वजह से हॉरिजॉन्टल तरीके से भी मूव करता है और वर्टिकली भी मूव करता है। अब वर्टिकल मतलब वर्टिकल जो डायरेक्शन है उसको मैं अब नीचे की तरफ नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि ये तो फ्लोर है ही ना, सी फ्लोर है ही, ये सी फ्लोर कह रहा हूँ, सॉरी, ये तो पानी की सतह तो ये है ही। पानी या तो यहाँ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब आप कहोगे सर ऊपर की तरफ कैसे बढ़ेगा, पानी क्या सीधा खड़ा हो जाएगा? नहीं, ये जो वेव्स होती हैं ये उठेंगी ना इसके अंदर, तो ये पानी, इसका मतलब जब वेव्स उठ रही हैं, पानी यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है ना, अब सीधा तो नहीं जाएगा पानी कभी भी। अब जैसे अगर आप हॉरिजॉन्टल भी बोल रहे हो तो वो स्ट्रेट लाइन में तो मूव नहीं कर रहा है ना पानी, वो ऐसे तिरछा होकर कैसे भी करके ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है या फिर वो ऐसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो मूव कर रहा है कुल मिलाकर पानी। ठीक है, और उसके पीछे ये सारी फोर्सेज जो हैं, टेम्परेचर, सेरेनिटी, डेंसिटी, एक्सटर्नल फोर्सेज जो हैं, सन, मून या विंड्स, ये सब वर्क करती हैं। वेव्स और जो करंट्स हैं ये हॉरिजॉन्टल मोशन होते हैं पानी की, ओशन वाटर्स की, जबकि जो टाइड्स होते हैं दे हैव वर्टिकल मोशन। यानी कि वेव्स और जो करंट्स हैं ये पानी को किस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, लेफ्ट या फिर राइट, राइट। और टाइड्स क्या करेंगे, वर्टिकल। टाइड्स क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंची हो जाती है, मतलब टाइड्स भी देखो, टाइड्स का भी करेक्शन वेव्स के साथ ही होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इसमें ऊंची होती है ना। कोस्टल रीजन्स में ये भी फ्लडिंग करवा सकती है ना, कैपेबल हैं इसके, डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बिल्कुल। वेव्स जितनी भी ओशन वाटर्स के अंदर मूवमेंट होती है, सी वेव्स को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। सी वेव्स एक तरीके से क्या होती हैं, दे आर रिपल्स ऑन वाटर विच आर कॉज्ड व्हेन विंड ब्लोज ओवर द सी। मतलब यहाँ पर पानी के अंदर कोई भी जो हलचल है वो किसकी वजह से हो रही है, क्या फैक्टर वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, हवा। ठीक है, जब ये पानी के ऊपर से बहती है, वो अलग बात है कि देखो अभी तक तो आप इतना जानते हो क्लाइमेटोलॉजी के कंटेक्स्ट में, अगर ठकुराइन शरह ये पानी के ऊपर से जा रही है, अगर ये हवा, तो मॉइस्चर पिक कर रही होगी, और कोस्टल रीजन में फिर ये जाकर हो सकता है कि रेनफॉल भी करवाए, राइट बिस में। ये भी हो सकता है कि यहाँ से मॉइस्चर पिक करे, कोस्टल रीजन में जाए और आगे बढ़ती चली जाए, एक माउंटेन आए, माउंटेन के ऊपर से होकर वो उसके ऊपर बारिश करवा दे, एक बना दे उसकी विंडवर्ड साइड, एक बना दे उसकी लीवर्ड साइड, हो सकता है ये भी। ठीक है, अच्छा रिपल्स क्या होते हैं, जब आप पानी के ऊपर कभी पत्थर मारते हो तो इस तरीके के ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स नहीं बनते हैं, ये होते हैं रिपल्स। मतलब जनरली रिपल्स इसको कहा जाता है। फिर से देखो, सी वेव्स एक तरीके के रिपल्स होते हैं वाटर पर विच आर कॉज्ड व्हेन विंड ब्लोज ओवर द सी। जो हाइट होती है वेव्स की, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द विंड, हवा कितनी देर तक चल रही है और हवा की डायरेक्शन क्या है, हवा ने कहाँ से बहना शुरू करा है। ये ओशनिक वेव्स। ठीक है, इसको ये
रंबल टंबल कौन कर रहा है? क्यों उठ रही है? इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसकी हाइट ठीक ठाक है, इसकी भी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वर्क कर रहा है यहाँ पर? हवा की वजह से, ठीक है। वो कह रहे हैं ना, हाइट इसकी डिपेंड करती है कि स्पीड क्या है विंड की, इसकी ड्यूरेशन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। कभी कभार वेव्स जब ओशन फ्लोर पर किसी प्रकार के कोई झटके होते हैं, लाइक अर्थक्वेक जैसी चीज़, उसकी वजह से भी समुद्र का पानी जो है इस प्रकार से हलचल करता है और वो बनती है वेव्स। एंड सच वेव्स आर क्वाइट डिस्ट्रक्टिव एंड कॉल्ड एज सुनामीज। अब क्या होता है, जिन जगह पर इस प्रकार की वेव्स फ्रीक्वेंटली आती रहती हैं, यहाँ पर अगर आप एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट करो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, तो वो अच्छा रिटर्न आपको दे सकती है। कैसे? जो वेव्स हैं वो ऊपर गई, अभी नीचे आने को है, जब ये नीचे आने को है तो एक आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्टैब्लिश करो। उस पर यहाँ पर जो है कुछ टर्बाइंस जो होंगे, हाइड्रो पावर टर्बाइंस, उसको स्टैब्लिश यहाँ पर सेटअप करा जाएगा। जैसे ही ये वेव इसके ऊपर गिरेगी, इसके ऊपर गिरी और ये जो है इसका पंखा घूमना स्टार्ट, एंड इट विल बी कनेक्टेड to some or the other device which will work as electricity storage chamber। ऐसे बिजली बनती है, आप जानते हो ना, इसी को हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हमारे देश में वेव एनर्जी प्लांट्स कहाँ कहाँ स्टैब्लिश करे गए हैं? एक तो विजिंगजम में, केरला की कोस्ट पर, एंड अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑफ इंडिया। वेव्स में कोई भी दिक्कत? ठीक है, एक बात याद रखना, बस ये मतलब एक थ्योरेटिकली ये इंपॉर्टेंट बात है कि वेव्स और जो करंट्स हैं इनके मोशन को हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन ही कहते हैं, और टाइड जो है इनका हम लोग वर्टिकल मोशन कहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर उठ तो ये भी रहा है, बिल्कुल उठ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये फोल्ड होकर वापस जब ये आ रहा है तो आगे की तरफ ये किसी डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे अगर ये यहाँ से उठेगा तो ये यहाँ पर फिर दोबारा नीचे आके आगे जाएगा, और इसके पीछे डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन सा होता है? विंड्स। फिर हम बात करते हैं टाइड्स की। टाइड्स कैसी फोर्सेस की वजह से आती हैं? अर्थ के ऊपर जो फोर्सेस कुछ वर्क करें वो, या फिर अर्थ के बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस? बताओ, टाइड का लेना देना किससे है? पृथ्वी पे मिलने वाली की चीज़ों की वजह से, पृथ्वी के बाहर। हाँ, तो आप क्या बोलोगे? टाइड जो आती हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आती हैं, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं
सेलेस्टियल बॉडीज, उनके अंदर कुछ हलचल हो रही है जिसका प्रभाव पृथ्वी पर मिलने वाले पानी के ऊपर पड़ रहा है, राइट। अब क्या होता है, जब एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, ये तीन चीजों का होना जरूरी है यहां पर, सन का, मून का और अर्थ का। तो द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, और जब इसका प्रभाव अर्थ के ऊपर पड़े इसको हम लोग कहते हैं टाइड्स। ब्रॉडली दो तरह की टाइड्स होती है, लेकिन हायर स्टैंडर्ड में हम लोग और भी तरीके की डिटेल में इसको पढ़ेंगे। एक होती है स्प्रिंग टाइड, एक होती है नीप टाइड। जब सन, मून और अर्थ ये सेम लाइन में अलाइन हो, तो जो कलेक्टिव ग्रेविटेशनल, मतलब तीनों का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, सन का और मून का अर्थ के वाटर पर, इट स्ट्रेंथन टू फॉर्म अ हाई टाइड नोन एज स्प्रिंग टाइड। एंड सच टाइड्स ऑलवेज अकर ऑन फुल मून एंड न्यू मून डेज। ठीक है। अब यहां पर भी फर्दर दो तरह की टाइड का फिनोमेना ये जो है ये वर्क कर सकता है। सोलर टाइड, लूनर टाइड। सोलर टाइड मतलब क्या, किसका प्रभाव ज्यादा है, वर्ड से क्या पता लग रहा है, किसका पुल ज्यादा है, सन का। और लूनर टाइड मतलब किसका पुल ज्यादा है, मून का। ठीक है। उसके बाद when sun and moon are at right angles, ये अभी तक कैसी पोजीशन थी इनकी, हॉरिजॉन्टल ना। इस तरीके से अगर आप देख लो कि अभी जो अर्थ और जो मून है वो यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, तो सन एंड मून आर एट राइट एंगल्स। सन यहाँ पर, मून यहाँ पर, ये बना राइट एंगल, ऐसा करके बना, हाँ कि ना, ये बना राइट एंगल। कहीं पर भी हो सकता है, वो यहाँ पर या यहाँ पर। अब ये मून इधर उधर क्यों मूव कर रहा है, कैसे हो रहा है सन के राइट एंगल में, क्योंकि वो किसकी नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ की, और वो उसकी तरफ क्या लगाती है, चक्कर, है ना। तो व्हेन दे आर एट राइट एंगल्स, इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दे वर्क अगेंस्ट ईच अदर कॉजिंग अ लो टाइड नोन एज नीप टाइड। क्यों, यहाँ से मून का ग्रेविटेशनल पुल होगा, यहाँ से सन का होगा, तो सन जो है वो एक तरीके से खींचने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर मून खींचने की कोशिश कर रहा है। ये वाली डायरेक्शन के अंदर क्या था कि डायरेक्शन तीनों की एक जैसी थी। यहाँ पर जो है अर्थ को, मतलब तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल, ये वाली बात हो रही है यहाँ पर। और ये क्या था, ये टग ऑफ वॉर है जो कि एक ही लाइन में हो रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन ही अलग जा रही है कि तुम नॉर्थ में चलो मेरे साथ, तुम ईस्ट में चलो। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, हमेशा तो ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पर देखो जैसे ये साउथ में भी है सन, मून यहाँ पर, तो सन और मून जो है वो राइट एंगल्स में जब होते हैं, कीवर्ड वैसे यही है, ये याद रखना, सन और मून जब राइट एंगल्स में हो, और इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दे वर्क अगेंस्ट ईच अदर। पहले वाले में क्या था, इट इज़ वर्किंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि वो यहाँ पर डायरेक्शन ही अलग है, तो इससे लो टाइड क्रिएट होती है। जबकि प्रीवियस केस में क्या था, हाई टाइड इससे क्रिएट होती है, जिसको हम लोग स्प्रिंग टाइड कहते हैं। तो नीप टाइड, जो ऐसी जब कोई टाइड बनती है तो उसको हम लोग कहते हैं नीप टाइड। अब नीप टाइड अकर्स व्हेन टू स्प्रिंग टाइड्स, दैट इज ट्वाइस अ मंथ। इट अकर्स बिटवीन टू स्प्रिंग टाइड, दैट इज ट्वाइस अ मंथ, महीने में 2 बार बनती है। व्हेन फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर मून अपीयर्स। अब लेकिन ये कहानी यहाँ तक ठीक है, समझने के लिए एक बार के लिए ठीक है, लेकिन हमें पूरी की पूरी तरीके से टाइड्स की कहानी जाननी पड़ेगी। राइटर आपको वो यहाँ पर नहीं दे सकता है, वो हम 11th क्लास में और स्टैंडर्ड सोर्स जो भी हमारे हैं और भी, हम उसके अंदर जानेंगे, टाइड्स की पूरी और डिटेल में डिस्कशन करेंगे।
तब हम और तरह की टाइड्स के बारे में जानेंगे, मतलब इसके भी सब पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे। इधर उसने सिर्फ आपको ब्रॉडर 2 कैटेगरी ही समझाई है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। तो पोटेंशियल टाइडल एनर्जी जोन्स ऑफ इंडिया आर द गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ एंड सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। मैरीटाइम बॉर्डर्स, मैरीटाइम बाउंड्री जो होती है ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, इट इज़ फिक्स टू बी 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। इसको कौन फिक्स करता है? आज आप उस बॉडी का नाम देख लो, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। दो 2013 की बात है जब जॉर्डन और जो पलाऊ, दे हैव 3 नॉटिकल माइल्स एज देयर मैरीटाइम बाउंड्री। इसको फिक्स करा था यूएन कन्वेंशन ने। एंड बेनिंग, रिपब्लिक ऑफ कांगो, एल सल्वाडोर, पेरू एंड सोमाली हैव 200 नॉटिकल माइल्स। हमारे पास कितने हैं? हाँ, प्रॉपर टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन है हमारा 12 नॉटिकल माइल का, मतलब बिल्कुल जो लैंड से जस्ट जो मिलता है। एंड 200 नॉटिकल माइल्स का हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी कि आंसर क्या हुआ इसका? 200 नॉटिकल माइल का हमारा एरिया है। ठीक है, हाँ, ये इसके बारे में याद रखना है यार, यूएन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी। हाँ, एक मुझे ये बताओ, ये पलाऊ क्या है? याद है इसके बारे में कुछ? चलिए, याद है? इट वॉज द लास्ट यूएन, नहीं, लास्ट यूएन ट्रस्ट टेरिटरी थी ये। वेरी गुड। यानी कि इसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल इसकी जिम्मेदारी संभाला हुआ था। इसके बाद से यूएन का एक ऑर्गन है ना, वैसे तो वो ऑर्गन है ना, नाम क्या है उसका? ट्रस्टीशिप। काउंसिल। ये तब से क्या चल रहा है? सस्पेंडेड। कब से? 1 नवंबर। नहीं, उस पर दूसरी वाली जो बुक है, मतलब 12th क्लास की, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यूएन वाला जो चैप्टर है। उस बुक को तो करके बहुत मजे आएंगे आपको, वो भी और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी। फिर हम बात करते हैं ओशन करेंट्स की। द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर ऑन द सरफेस एंड एट द डेप्थ इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज नोन एज ओशन करंट। ओशन करंट जो होते हैं ये क्लॉकवाइज होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एंटी क्लॉकवाइज मोशन में होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। जो फैक्टर्स जनरेट करते हैं ओशन करेंट्स को, वो होते हैं अर्थ की रोटेशन, आसपास की हवाएं, एंड डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। तो टेम्परेचर के बेसिस पर ओशन करंट जो होते हैं वो होते हैं वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। जो मूवमेंट होती है ओशन करंट्स की फ्रॉम हाई लैटिट्यूड्स, यानी कि टेम्परेट और पोलर जोन से लेकर टुवर्ड्स लो लैटिट्यूड ट्रॉपिकल जोन तक, इसको हम लोग कहते हैं कोल्ड करंट। यानी कि कोल्ड करंट कहाँ से चले आते हैं? पोलर रीजन से ही तो आएंगे ना, टेम्परेट रीजन से वो ठंडे रीजन है। कहाँ तक आएंगे? इक्वेटर की तरफ खींचे चले आएंगे। एग्जाम्पल, लैब्राडोर करंट इन अटलांटिक ओशन एंड पेरूवियन कोल्ड करंट इन साउथ पैसिफिक ओशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इसको स्टैब्लिश करा गया था 1 जनवरी 1966 में। जो हेडक्वार्टर है इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी का, ये लोकेटेड एट डोनापोला, गोवा, and it conducts research and observations to understand oceanic features, ocean engineering and marine archaeology. Marine archaeology क्या होती है? जब आप समुद्र में डिगिंग करके कुछ ना कुछ चीज़ें पता लगाते हो, जैसे अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ वगैरह की एक मूवी आई थी ब्लू, ठीक है, कुछ साल पहले, और वहाँ पर वो लोग एक खजाने की तलाश में निकलते हैं, लेडी इन ब्लू नाम होता है उस खजाने का, लेडी इन ब्लू मूर्ति होती है वो एक।
अच्छा, उसमें भी वो ये कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो भी मेरे ख्याल से अक्षय कुमार की आई थिंक, है ना? अच्छा, उसके अंदर भी वो मरीन आर्कोलॉजिस्ट होता है क्या? अच्छा अच्छा, तो वो मतलब अच्छा वो सब, तो अच्छा वो जो पत्थर जो श्रीलंका के अंदर जो बने हुए हैं, जो विश्वास करा जाता है कि भगवान राम ने बनाए थे रावण को मारने के लिए, है ना? वो क्या होते हैं वैसे आज के समय में, आप उनको क्या बोलोगे? हाँ, ये वर्ड सुना है? शोल, है ना? इसके पत्थर है वो। लेकिन बहुत अचंभित वाली बात है कि वो तैर रहे हैं, मतलब, है ना? बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं अर्थ की अलग अलग, जैसे आप लोगों ने बचपन से वो तो सुना ही होगा, बरमूडा ट्रायंगल। वो कहा जाता है कि ऐसे मैग्नेटिक फोर्स काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर। हाँ, फिर बात करते हैं हम लोग मरीन रिसोर्सेज की। आई थिंक दिस इज डन, यस। जो बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं ओशन वाटर के अंदर एंड एट द बॉटम, उनको हम लोग कहते हैं मरीन रिसोर्सेज। ओशन के जो रिसोर्सेज होते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सस्टेनिंग द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। वेरियस, एक जो डाइवर्सिटी, मतलब वेरियस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स, उनकी जो डाइवर्सिटी है, इट इज़ यूज फॉर फूड, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स एंड अ वेल्थ ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। अच्छा, कोरल से मेडिसिन बन सकती है क्या? बन सकती है। सी ग्रास, बिल्कुल, कई लोग खाते हैं। जैकलिन फर्नांडिस भी खाती है सी ग्रास। वर्ल्ड की जो डिमांड है फॉर एनर्जी, मिनरल्स एंड वाटर, दे हैव इंक्रीजिंगली बिकम डिपेंडेंट ऑन दे हैव बिकम इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन नॉन लिविंग मरीन रिसोर्सेज ऑल्सो। तो मरीन रिसोर्सेज जो होते हैं उसके अंदर एनर्जी रिसोर्सेज भी आते हैं, लाइक एनर्जी फ्यूल्स, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी पानी से। मिनरल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटेलिक मिनरल, सैंड, ग्रेवल। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज लाइक फिशेस, प्लांटन, जू प्लांटन, फाइटोप्लांटन, सी ग्रास, कोरल्स एक्सेट्रा। कंजर्वेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज, ओशंस को बोला जाता है दे आर द लाइफ ब्लड ऑफ प्लानट अर्थ एंड मैनकाइंड। जो ह्यूमन काइंड है इट डिपेंड्स ऑन मरीन रिसोर्सेज अपने सर्वाइवल के लिए। ये असेंशियल भी हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, सोशल वेलबींग के लिए और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ओशंस जो है उनके पास एक्सटेंसिव डिपॉजिट्स होता है ऑयल रिजर्व्स का। ये आया कैसे? क्योंकि ऑयल तो बनता है फॉसल से, तो क्या ओशन फ्लोर पे फॉसल्स हैं? बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बिसाइड्स अ मेजर फिशिंग ग्राउंड, इट हेल्प्स इन जनरेटिंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, डेवलपमेंट ऑफ मैनी पोर्ट्स एंड हार्बर्स फॉर ट्रेड एक्टिविटीज़। अच्छा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छे बेस्ट क्वालिटी के पोर्ट्स और हार्बर कहाँ डेवलप हो सकते हैं? जब कोस्ट लाइन कैसी हो, मतलब एक फिक्स हो। अच्छा ठीक है, चलो बता ही दिया है। इंडेंटेड, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ? दूसरा नाम इसका इजी, जिगजैग। हो जाएगा इधर बढ़िया हार्बर डेवलप। 6th क्लास में है ना ऐसा डायग्राम, एनसीईआरटी। तो कोस्टल टूरिज्म जो है इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स पीपल अराउंड द वर्ल्ड, देयर बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ मैनी कंट्रीज, ठीक है। तो वर्ल्ड के ये मेजर ओशन करेंट्स हैं। और कोल्ड करंट कहाँ से कहाँ आते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से या सदर्न हेमिस्फीयर से किसकी तरफ आते हैं? मतलब पोलर और टेम्परेट रीजन से। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर नहीं बोलना चाहिए, पोलर और टेम्परेट रीजन से ट्रॉपिकल रीजन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो कुछ करेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। लिस्ट ठीक है लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है, हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी जान लेते हैं जितने यहाँ पर है। साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर ये है आपका अटलांटिक ओशन। बेंगुएला करंट, कैसा करंट दिख रहा है आपको? ये कोल्ड करंट, बेंगुएला करंट, कोल्ड करंट। इट लीड्स टू फॉगी कंडीशंस along द कोस्ट ऑफ नामीबिया एंड इट हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ नामीबियन एंड कालाहारी डेजर्ट। क्यों?
कोल्ड करंट हमेशा कैसी कंडीशंस पैदा करता है आसपास के रीजन में? डेजर्ट क्यों बनाया इसने? सिंपल बोलो, ड्राई इफेक्ट। हमेशा हम लोग हॉट के साथ क्या यूज करते हैं? व्हाट? ह्यूमिड। कोल्ड के साथ ड्राई। कोल्ड क्रीम लगाते हो कभी गर्मियों में? जितनी जरूरत सर्दियों में पड़ती है। चेहरा फटता है गर्मियों में जितना सर्दियों में फटता है, ठीक है? कोल्ड चीज ड्राई इफेक्ट पैदा करती है, ठीक है? उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ऊपर की तरफ, यहां पर कैनरीज करंट, ये रहा कैनरी करंट। कैसा है ये करंट? कोल्ड करंट। अच्छा, और जो आपसे वो कह रहा था ना, ये नामीबिया और कालाहारी डेजर्ट में ये वो पैदा करता है, ये इधर की रीजन की बात कर रहा है, क्योंकि देखो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इसने यहाँ पर क्या बना रखा है? डेजर्ट लाइक कंडीशंस, ठीक है, ड्राई इफेक्ट की वजह से। नॉर्थ अटलांटिक ओशन की बात करें, हाँ हाँ, यहाँ पर, हाँ बताओ। हाँ, या तो टेम्परेट रीजन या पोल वर्ड की तरफ से नीचे आ रहे हैं, हाँ ठीक है, और नीचे वाले भी ऊपर जा रहे हैं। हाँ हाँ, मैं देखो, मैं इसलिए बोल रहा था, मैं पहले ना गलती से मैंने तभी तो जब ये स्टार्ट करा है मैंने अभी बोल दिया था ना कि नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर के, मुझे मैंने बोला ना, फिर मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये होता है पोल्स। अब पोल्स तो श्रेय दोनों जगह हैं, नॉर्थ पोल भी साउथ पोल भी, है ना, और प्लस टेम्परेट रीजन। अब टेम्परेट रीजन भी दोनों तरह है, दोनों तरफ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और जाते का ट्रॉपिक्स की तरफ, यानी कि जा रहे हैं इस तरफ। बीच में इक्वेटर की लाइन देख पा रहे हो ना, इस तरफ जा रही है कोल्ड करंट, इस रीजन की तरफ, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? ब्लैक वाले ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि इफेक्ट वो नहीं होता, मतलब वार्म और कोल्ड को मिक्स करके मतलब ये बनते हैं एक तरीके से, और वो वार्म और कोल्ड को मिक्स करके भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, नाम से ही देख लो ना, इक्वेटोरियल करंट है, न्यूट्रल इफेक्ट। इक्वेटर में कैसी कंडीशन होती है श्रेया? क्या ही पैदा कर लेगा वो, ना ठंडा, ना ठंडक ना गर्मी। उसके बाद पहले हम बात करते हैं कैनरीज करंट की। इट इन्फ्लुएंसेस द एक्सटेंशन ऑफ सारा डेजर्ट। ये रहा कैनरी करंट, यहाँ पर है ना सारा डेजर्ट, ये आपका कैनरी करंट है। कोल्ड करंट है क्योंकि ब्लू है, ओके। नेक्स्ट, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गल्फ स्ट्रीम, ये वार्म करंट होता है, गल्फ स्ट्रीम। अब नॉर्थ अमेरिका के इस रीजन में ठंडक होनी चाहिए ना, काफ़ी ज़्यादा ठंडक होनी चाहिए ना, लेकिन क्योंकि यहाँ से गल्फ स्ट्रीम पास हो रहा है जो कि एक वार्म करंट है, तो एक ऐसी कंडीशन पैदा करेगा इतने हिस्से में, ठंड को कम करने का काम कर देगा, राइट? सिर्फ इतने हिस्से में, ये कोस्टल इलाके में, ठीक है? तो इट कन्फ्लुएंसेस विद द लैब्राडोर करंट, ऊपर से लैब्राडोर करंट आ रहा है और ये बन जाता है इसका एक मीटिंग प्लेस। और वार्म और कोल्ड करंट जब टकराते हैं तो कैसी कंडीशन बनती है? तो इट कन्फ्लुएंसेस विद द लैब्राडोर करंट, इट प्रोड्यूसेस हैवी फॉग अलोंग द कोस्ट ऑफ न्यूफाउंडलैंड एंड इट ऑब्स्टेकल्स द नेविगेशन। तो न्यूफाउंडलैंड इज वन ऑफ द मेजर फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जब नेविगेशन अगर हर्ट होती है
या एक हर्डल बनती है, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या बन रखे होंगे, बड़े सारे लाइट हाउसेस, ठीक है। फिर बात करते हैं ना नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट की। ये रहा नॉर्थ एटलांटिक करंट, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट कह लो इसको। ये भी कैसा करंट है, कैसा है, वार्म करंट। इट कीप्स द पोर्ट्स एट हायर लैटिट्यूड्स आइस फ्री थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि वार्म करंट है। एग्जांपल पोर्ट ऑफ रोरविक, नॉर्वे के अंदर, मरमैंस एंड सेवरोविंस्क रशिया के अंदर। कैसे, इधर से देखो डायरेक्शन इसकी, नॉर्थ अटलांटिक करंट यहाँ से गया, नॉर्वेगियन करंट आगे है, और दोनों वार्म करंट है। यहाँ पर बर्फ़ नहीं जमने देते हैं। फिर है लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर करंट गल्फ स्ट्रीम के साथ मर्ज करता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, और फॉगी कंडीशन बनाता है। तो इट कन्फ्यूज विद द गल्फ स्ट्रीम, क्रिएट्स फॉग एंड इट हाइंडर्स नेविगेशन। बात वही है, चाहे आप इसको ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, बस ये याद रखना है आपको कि गल्फ स्ट्रीम जो है एक वार्म करंट है, लेब्राडोर करंट क्या है, यहाँ से आ रहा है, देखो ये कोल्ड करंट है। उसके बाद साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, पेरुवियन या हम्बोल्ट करंट। कैसा करंट है, कोल्ड करंट। तो साउथ अमेरिका की तरफ इस वाले इसके वेस्टर्न कोस्ट पर कैसा इफेक्ट पैदा करेगा, ड्राई इफेक्ट। तो इट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटाकामा डेजर्ट। चेंज इन द नेचर ऑफ पेरुवियन करंट इज ऑल्सो एसोसिएटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल नीनो इफेक्ट। ड्राई इफेक्ट पैदा करेगा, कुल मिलाकर डेजर्ट लाइक कंडीशन बनाने में हेल्प करेगा। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा था ना कि मैंने आपको एक रूल दिया था श्रेया, अगर आपको याद हो, कि दुनिया में डेजर्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, सारे कॉन्टिनेंट्स के कौन से कॉर्नर पे, वेस्ट। उसका एक रीजन क्या होता है, देखो ड्राइंग इफेक्ट के पीछे, कोल्ड 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 वर्क कर रहा है ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट के उधर वेस्टर्न कोस्ट पर। इस वजह से ये भी एक वन ऑफ द मेजर रीज़न होता है। मेजर तो वैसे यही है सबसे ज़्यादा। फिर नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन है आपका यहाँ पर और इधर भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको करंट देखने को मिलेगा दैट इज कुरोशियो करंट, जो कि एक है वार्म करंट। इधर देखो, तो इट प्लेज अ वाइटल रोल इन कैरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू द एडजेसेंट लैंड एरियाज एंड फॉर्म्स क्लाउड कवर डेट कॉज रेनफॉल। इधर के हिस्से में, यानी कि जापान और चाइना के पास से पास हो रहा है ना ये, कुछ कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की तरफ से भी, और मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री तो चलो फिर भी नीचे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन प्रॉपर तरीके से तो वहीं से जा रहा है जापान चाइना के पास, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है ना। उसके बाद ओयाशियो या फिर क्यूरिल करंट, कोल्ड करंट है ये रहा। तो इट कन्फ्लुएंसेस विद द कुरोशियो करंट, जो कि एक वार्म करंट है, और अगर ये यहाँ पर टकरा रहे हैं
तो इस जगह पर कैसी कंडीशन बनेगी, यहाँ पर फॉगी कंडीशन, ठीक है, फिशिंग ग्राउंड। इट प्रोड्यूसेस हैवी फॉग अराउंड होकाइडो विच बिकम्स पोटेंशियल हजार्ड फॉर नेविगेशन एंड हैंस होकाइडो एक्ट्स एज द मेजर फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। और फॉग कंडीशन तो बनेगी। अलास्का करंट, वार्म करंट, ये देखो, इट कीप्स द सी पोर्ट्स ऑफ अलास्का ओपन थ्रू आउट द ईयर। क्या नहीं होने देता ये करंट, इसको यहाँ पर फ्रीज नहीं होने देता है ना, इन पोर्ट्स को, पानी को, यहाँ पर नेविगेशन को मतलब कंटिन्यू रखता है। उसके बाद कैलिफोर्निया करंट, यहाँ पर इट लीड्स टू फॉगी कंडीशंस अलोंग द कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। इट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एरिजोना एंड सोनाटा डेजर्ट्स, ठीक है। फिर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इंडियन ओशन के अंदर, ये रहा, इट लीड्स टू फॉगी कंडीशंस अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इट हेल्प्ड इन द जेनेसिस ऑफ द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, यानी कि वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट इसी की वजह से बना था। अब आपकी इस पूरी डिस्कशन में सिर्फ एक तरीके के करंट रह गए हैं, इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट और इक्वेटोरियल काउंटर करंट, यानी कि कुल मिलाकर इक्वेटोरियल करंट और उसकी कैटेगरीज। वो मैं आपको नहीं, वो सरकम पोलर जो होते हैं, मतलब जो ब्लैक करंट्स है ना, मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं। हायर स्टैंडर्ड्स में जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। पहले वार्म करंट और कोल्ड करंट इसमें सारे नहीं बताए हैं एक तो, ठीक है। हम और भी जानेंगे, और क्या हमें वो पता होना चाहिए, जी हाँ, ये आपको पक्का पता होना चाहिए पूरा का पूरा। जिस तरीके से क्लाइमेटोलॉजी के कंटेक्स्ट में मैं आपको कहता हूँ कि रेनफॉल का फिनोमेना, अलग अलग बादल, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशनोग्राफी के कंटेक्स्ट में एक आपका टाइड्स का टॉपिक और ओशन करंट्स का टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो इसलिए पूछ लेते हैं यहाँ से क्योंकि उनको पता है कि इस पर कोई मेहनत नहीं कर रहा, या फिर किसी को शायद से डायरेक्शन याद भी नहीं होंगी, या फिर उनको ये नहीं पता होगा कि कौन सा करंट वार्म है, जो कि ये करंट का नाम दे दिया उन्होंने प्रिम्स के अंदर, या कौन सा करंट कोल्ड है। इसके लिए इंटेंस रिवीजन की ज़रूरत है। अब बात वही है ना कि हम जब सारे करंट कवर कर लेंगे, बहुत सारे भी नहीं होते लेकिन ठीक ठाक होते हैं, मतलब अच्छे खासे नंबर के अंदर, वो हमें ऐसी वर्ल्ड मैप देखते देखते कवर करना होता है, ठीक है। तो वो हम जानेंगे और 11th क्लास के अंदर अच्छे से। फिर ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में तो आप जानते ही, ऊपर कुछ रह तो नहीं गया, नहीं, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आप जानते ही हो। ग्रेट बैरियर रीफ इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम विच इज़ कंपोज ऑफ 2900 इंडिविजुअल रीफ्स एंड 900 आइलैंड्स। 2000 किलोमीटर तक जो स्ट्रेच करता है। ये कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 3,50,000 किलोमीटर। रीफ इज लोकेटेड इन द कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ जो है, इसको आप आउटर स्पेस से देख सकते हो, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स प्लेसेस ऑन द प्लैनेट। कोरल रीफ जो है, दे आर बिल्ट बाय बिलियंस ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स नोन एज कोरल पॉलिप्स। NCCN labeled it as one of the 7 natural wonders of the world. Natural wonders. ताजमहल क्या नेचुरल वंडर या ह्यूमन वंडर, ठीक है। हाँ, नेचुरल मतलब जो कुदरती रूप से ऑटोमेटिकली जो है वो बने हो। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोगों ने ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोस्फीयर अपना। अब हमने लिथोस्फीयर देख लिया था, एटमॉस्फेयर देख लिया, हाइड्रोस्फीयर देख लिया। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, बायोस्फीयर। तो अगला चैप्टर काफ़ी ईजी है बायोस्फीयर के बारे में वो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।